तो हिंदी का जो स्वरूप है वो सर्वसमावेशी है। मैं निरंतर करूं आगे, बोलूं? यस। मैडम, मैडम कंटिन्यू कीजिए। हाँ हाँ, ठीक। तो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी हमारे हमारे मन की भाषा है। उसको संवैधानिक स्थिति उसकी नहीं है। दूसरी जो तीसरा जो स्वरूप हम भाषा का देखते हैं वो ये है कि उसको राजभाषा के रूप में उसको इस्तेमाल, उसको संवैधानिक दर्जा हासिल किया गया उसको। और महात्मा गांधी जी, राजगोपालाचारी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इन सब ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत सारी संस्थाएं थी, जैसे ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है, सनातन धर्म सभा है, इन सब ने भी हिंदी को आगे बढ़ाया। अब हिंदी का जो राजभाषा के रूप में, तो राजभाषा क्या होती है कि वह भाषा जो किसी राष्ट्र के द्वारा संवैधानिक रूप से सरकारी कामकाज की भाषा बना दी जाए और सरकार जिसमें अपना सारा कार्य और अपनी सब सूचनाएं प्रसारित करे, तो वो उसको राजभाषा कहा गया। और इस अर्थ में 14 सितंबर 1949 को, यानी आज के दिन 1949 में अनुच्छेद 343, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 343 है, उसमें ये कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी संघ की, भारत संघ की राजभाषा होगी। और आज हम उसी के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। तो बहुत ज्यादा आपको टेक्निकल या तकनीकी सैद्धांतिक चीजें न बताते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि आज जो हमारा परिवेश एकदम से बदल गया है, उस बदलते हुए परिवेश में हिंदी कहाँ अपने कदम जमा पा रही है, कैसे जमा पा रही है। और आप सब देख रहे हैं सोशल मीडिया का बहुत बड़ी भूमिका है आज के बदलते हुए परिवेश में। अपने घर में बैठे बैठे एक उंगली के क्लिक से हम न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो आप यहाँ ये देखिए कि सब जगह हिंदी आ गई है। जब मैं पढ़ती थी और उसके बाद जब मैंने अपनी जब शासकीय सेवा भी में नियुक्ति जब मेरी हुई, तो मुझे पता नहीं क्यों अपने ऐसा लगता था कि आसपास के लोग कुछ अजीब तरह से देखते हैं हिंदी वालों को, मतलब ये तो ऐसे ही झोला छाप हैं और इनको मतलब ये सब उसी पुराने ढर्रे पे लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और कई लोगों का ये मानना है कि जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो हिंदी के लोग हैं, वो बहुत ज्यादा सक्रिय हैं सोशल मीडिया पे। और आप ये देखिए कि जैसे अभी हमने हिंदी के कुछ रूपों की बात की कि बोलचाल की भाषा है, अघोषित रूप से हमारी राष्ट्रभाषा है और संवैधानिक रूप से घोषित राजभाषा है। हिंदी का एक और रूप अपने हमने बात की थी संपर्क भाषा या लिंगुआ फ्रैंका, या जिसको संपर्क भाषा कहा गया, जो लिंक लैंग्वेज है संपर्क भाषा के रूप में पूरे देश भर में जो अपना काम करती रही है। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पे प्रकाश राज एक दक्षिण भारतीय सिनेमा के बहुत बड़ा नाम है और वो हमारे हिंदी सिनेमा के भी विलन हुए हैं। सिंघम जो सीरीज है उसमें उन्होंने विलन का काम किया है, सिंघम सीरीज में। तो वो जो प्रकाश राज हैं, वो जब हिंदी सिनेमा में आते हैं तो उनकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो हिंदी में होती है। लेकिन जब आप उनके सोशल मीडिया के पेज पर जाएं, तो सोशल मीडिया पेज पर जब वो आप जाते हैं तो उन्होंने अभी एक नया कैप्शन शुरू किया है, डोंट इम्पोज हिंदी। थोड़ा अचरज लगा देख के, लेकिन फिर ये लगा कि एक बहुत ही स्वाभाविक सी ये बात है कि यदि हम कोई चीज को थोपते हैं, किसी के ऊपर थोपते हैं, तो वो स्वीकारा नहीं जाता। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदी को हम थोपे ना, बिना थोपे ही वो सहज स्वीकार्य होगी, हो रही है। उसको थोपने पर क्या होता है कि एक लड़ाई की बातें शुरू हो जाती है, एक विद्वेष का भाव शुरू हो जाता है। तो
तो अब हम देखते हैं कि आज के परिवेश में, बदलते हुए परिदृश्य में हिंदी ने कैसे अपने कदम जमाए। आप सब ये जब भी आप कंप्यूटर पर बैठते होंगे या मोबाइल पे आते होंगे, तो आपने देखा होगा कि गूगल ट्रांसलिटरेशन है। मतलब हम अंग्रेजी में टाइप करते हैं, मतलब और वो उसका हिंदी वो हो जाता है। तो ये जरूरत क्यों पड़ी करने की? नहीं करते, अंग्रेजी चलने देते। लेकिन उसके पीछे कारण यही है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। विश्व में बढ़ रही है, इंटरनेट पर बढ़ रही है। गूगल ट्रांसलिटरेशन के द्वारा हम देवनागरी में सब चीजें अपनी शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पोस्ट शेयर कर सकते हैं। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी जो है वह अपने बदलते हुए परिवेश में पूरी तरह से सफल हो रही है और आगे बढ़ती जा रही है। ये तो पुरानी बातें हो गई कि हम लोग गौरव का अनुभव करते हैं कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हर दिल अजीज प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यूनेस्को में हिंदी में भाषण दिया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कंप्यूटर में भी, इंटरनेट में भी, सारे सोशल मीडिया में, ट्विटर पर भी आप हिंदी में जा सकते हैं, हिंदी में आप कर सकते हैं। तो हिंदी की इस सफलता का जो सबसे बड़ा जो कारण है, मुझे लगता है वो ये है कि ये सर्वसमावेशी। आप ये देखिए, सबको साथ लेके चलती है। ये लगातार बहती बहती चली आ रही है और इस बहते चलते रहने के क्रम में सभी भारतीय भाषाओं से इसने शब्द लिए हैं, अंग्रेजी से भी शब्द लिए हैं। इसने कोई गुरेज नहीं किया, कोई संकोच नहीं किया। हम जब एक भाषा बोलते हैं तो हिंदी का मतलब ये नहीं होता है कि वो संस्कृत के भारी भरकम शब्दों से लदी हुई हिंदी। एक्चुअली जो पारिभाषिक शब्दावली आयोग वगैरह जो बनाए गए कि ताकि हम विज्ञान और तकनीकी के विषयों को भी हिंदी में अनुदित कर सकें, हिंदी में उनको प्रस्तुत कर सकें, उन लोगों ने सबसे ज्यादा जो है आघात पहुंचाया है हिंदी की सर्वस्वीकार्यता में। ऐसे ऐसे भारी भरकम शब्द उन्होंने अंग्रेजी के मतलब हिंदी अनुवाद किया है भारी भरकम, कि वो आम जनता तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। तो मेरा तो ये बिल्कुल मानना है कि हिंदी जन तक तभी पहुंचेगी, हर जगह तक तभी तक उसकी सर्व स्वीकार्यता होगी कि जब वो सर्वसमावेशी भाव को लेकर चलेगी। यहाँ ये कह सकते हैं कि जहां जरूरी ना हो वहां अन्य भाषाओं के शब्द हम न बोलें, पर जब एक भाषा में एक अनौपचारिक लहजा आ जाता है, अनौपचारिक शैली आ जाती है, तो अपने आप ही ऐसा होता है कि उसमें उर्दू के शब्द भी आ जाते हैं। तो जो हमारी भारतीय भाषाएं वो शब्द आ रहे हैं वो ठीक है, पर अंग्रेजी के शब्दों को हमको सोचना चाहिए कि हम उसका इस्तेमाल, उसका प्रयोग कम करें। और यदि किसी को कुछ बात इस बीच में कुछ क्लैरिफाई करनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे बीच में। हाँ, तो कंटिन्यू मैं करें। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने बड़े सरल शब्दों में हमें हिंदी के महत्व को समझाया। और सबसे पहले हम इन चीजों को तो समझ रहे हैं, साथ ही हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और हमारे साथीगण जो कार्य कर हमारे साथ इग्नू में काम करते हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। हमारे बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स कुछ इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे हिंदी, ये जो हमारा जो विषय है, इस पर कुछ अपने विचार रखें। और अगर आप इसके अलावा भी कुछ शेयर करना चाहते हैं हिंदी के संदर्भ में, तो कृपया शेयर करें और हम उस पर आगे डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं जया जी से रिक्वेस्ट करूंगी। जया जी, आप हैं?
हेलो हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी, मैम, आवाज आ रही बोलिए जया। है? जी जी मैम, कुछ शब्द मैं कहना चाहती हूँ। हेलो हेलो मैम, मेरी आवाज आप पहुँच रही है आप तक? मैम मेरी आवाज? हाँ अच्छा हाँ, बिल्कुल पहुंच मैडम, रही है, बिल्कुल आ पहुंच रही रही है, आवाज आ रही है जया जी। जी ठीक है। सबसे पहले तो सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी आदरणीय अतिथिगण और हमारे आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक सर और हमारे सभी सर जो हमारे साथ कार्यरत हैं और सभी स्टूडेंट्स, सभी को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे हिंदी दिवस के पखवाड़े में, जो कि ये हमने बहुत सभी के साथ मिलके जो हम एक अच्छी शुरुआत कर रहे हैं अपनी भाषा को थोड़ा और बुलंदी की ओर ले जाने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जैसे भाषा क्या होती है, मतलब भाषा वो है जिसके माध्यम से हम आसानी से अपनी भावनाएं और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने परिवार में करते हैं। भाषा वही होती है, चाहे वो क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे वो अंग्रेजी भाषा हो, स्पेनिश हो, फ्रेंच हो। जैसे हम अपनी भाषा की बात करें तो वही है जिसमें हम अपने आप को 100% अभिव्यक्त कर सकते हैं, सरल शब्दों में, सरल रूप में कर सकते हैं। भाषा वही होती है, कोई भी हो, चाहे हिंदी हो या विश्व की कोई भी अन्य भाषा हो। तो जैसे कि हमारी अब हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी भाषा जो हमारी है वो आज से नहीं, उसने बहुत ही लंबा समय तय किया है, संस्कृत से लेकर देवनागरी लिपि तक। हालांकि हमारा संविधान उसे राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी नहीं देता है, लेकिन फिर भी राजकाज की भाषा में हमारी हिंदी शामिल है, आधिकारिक तौर पर शामिल है। और हर कार्यालय में, मतलब हर दिन नहीं, मतलब लगभग हमारा कार्य हिंदी में ही किया जाता है। तो हिंदी की अपनी एक अलग पहचान है, जाहिर है इसकी एक पहचान है, और पूरी दुनिया में भी ये व्यापक रूप से बोली जाती है। अगर भारत की बात करें तो मात्र 10 से 20% लोग ही ऐसे हैं जो अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में निपुण हैं, और बाकी के जो 80 से 90% लोग हैं वो अभी भी हमारी हिंदी भाषा को ही अपनी व्यवहारिक भाषा या कहें कि सामान्य बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। तो हिंदी एक बुलंद भाषा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उस पर जो हल्का सा पर्दा पड़ गया है उसको हमें थोड़ा सा हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बहुत ही बुलंद भाषा है। हम जैसे इसको हमें किसी बड़े स्तर की मैं बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अपने परिवार की बात करना चाहती हूँ। जैसे हम लोग परिवारों में अपने बच्चों को संस्कार देना है या बच्चों को किसी अच्छी सीख देनी है तो किसी अन्य भाषा में नहीं, लेकिन हमारी जो खुद की बोलचाल की भाषा है उसमें समझाने में हम कहीं ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। तो आप तो मेरा ये मानना है कि हमें अपने से, अपने परिवार से, अपनी छत के नीचे से करनी चाहिए, आगे तक ये फैलती जाएगी। हमें बच्चों को जो भी हड्डी स्कूल में जिस भी भाषा में उनको शिक्षा देनी है उसको तो हम पढ़ाएंगे ही उनको, लेकिन उससे पहले जो हमारी जो बेसिक हमारी जो भाषा है, हमारी जो नींव है जिसमें जुड़ी हुई है, हमें उसको सुदृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ना है, ताकि हमारे बच्चे को आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो फ्यूचर में कि मैं इंग्लिश बोलूँ कि मैं हिंदी बोलूँ। उसे हिंदी में भी हमें वैसे ही पुष्ट करना है ताकि हिंदी निबंध प्रतियोगिता हो तब भी वो 100% ला सके, और इंग्लिश हो तो भी वो ला सके। तो मेरा यही कहना है कि जैसे हम परिवार में कोई अपना होता है तो उसको साथ लेकर चलते हैं, वैसे हिंदी भी हमारी अपनी ही है, और उसको हमें भी भले वो कमज़ोर पड़ रही हो, लोगों की नज़रों में है, शायद मेरी नज़रों में नहीं है, तो हमें उसको जो है मतलब वैसे ही हाथ पकड़ के आगे लेकर जाना है। नमस्कार, मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। थैंक यू जया। जी मैम। मैं अभी गीता दुबे मैडम, अनीता भदौरिया मैडम और हमारी जो सीनियर कलीग हैं डॉक्टर कुमुद वर्मा मैडम, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी आए, और चूंकि आप सभी बहुत अच्छे से हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं और अपने काम में भी उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक एक करके हिंदी के बारे में और वर्तमान परिदृश्य में हिंदी के बारे में अपने विचार रखें। जब तक आप बोलते हैं तब तक मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस रखना चाहूंगी कि आजकल हम लोग गूगल फॉर्म्स के थ्रू फीडबैक लेते हैं स्टूडेंट्स के। तो जनरली हमारे यहाँ ये गूगल फॉर्म के जो होते हैं ये हिंदी में नहीं, इंग्लिश में ही ज्यादा होते थे। अभी हमने एक गूगल फॉर्म कुछ फीडबैक के लिए सारे स्टूडेंट्स को भेजा, तो पहले इतना ज्यादा रिस्पॉन्स आता नहीं था। गूगल फॉर्म जितने भी जाते थे उसमें से मुश्किल से 5% या 2% ही लोग रिस्पॉन्ड करते थे।
लेकिन हमने इस बार जो है बायलिंगुअल पूरी तरह से भेजा गूगल फॉर्म, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का बराबर से हर बात को समझाया गया था। तो उसमें हमें आश्चर्यचकित हम लोग हो गए जब उसके हमें सारे रिस्पॉन्सेज मिले, और उसमें के थ्रू ना केवल हमारे छात्रों ने हमें फीडबैक दिया, बल्कि बहुत सारे सजेशंस दिए, और अपनी जो पर्सनल लेवल की या जो उनके आसपास के माहौल से रिलेटेड जो समस्याएं भी थी, उनको निसंकोच हमसे जो है साझा किया। तो ऐसे में हमें लगता है कि हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, और भले ही समय में आज अंग्रेजी भी साथ साथ चल रही है, लेकिन हिंदी का जो महत्व है वो आज भी उतना ही है, बल्कि और धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। और ये हम लोग कई रिसर्च में अपने देखते हैं, ये चीज बार बार सामने आती है कि भाषा एक बहुत बड़ा जो है एक फैक्टर साबित होती है शिक्षण में और समझने में। तो बताइए मैडम जी, आप बता रहे थे। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी मतलब एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, तुमने कहा इसलिए कि अभी तुम्हारे यहाँ इग्नू ने एक कोर्स, शायद सर्टिफिकेट है या डिप्लोमा है, मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रहा, एनिमल प्रोटेक्शन लॉ शायद, उस पे अभी एक कोई कोर्स तुम्हारे यहाँ शुरू हुआ है। तो हम बड़े इच्छुक थे करने के, क्योंकि हमारी रुचि है उस क्षेत्र में। तो हमने कहा कि थोड़ा सा हमारा लॉ वाला भी मजबूत हो जाए, अभी तो केवल भावना ही चल रही है यहाँ पर। तो फिर हमें समझ में आया, पता चला कि वो केवल अंग्रेजी में है, और हम अंग्रेजी में इतना नहीं कर पाते, मतलब पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन एक्सप्रेस अभिव्यक्त हम नहीं कर पाते। तो हमको थोड़ा निराशा हुई। तो कभी आगे आगे चल के कभी ऐसा हो कि वो कोर्स हिंदी में भी आ जाए, तो हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग जो हैं इस एनिमल वेलफेयर की, पशु कल्याण की फील्ड में, क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो लोग सब उस कोर्स को करना चाहेंगे। तो उन सबकी तरफ से मैं ये अनुरोध तुमसे कर रही हूँ, इस ओर भी ध्यान दें कि कुछ जो कोर्सेज हैं, जैसे पर्यावरण का कोर्स है, तो वो भी हिंदी में हो। तो जैसे अब हमको कुछ नई चीज जाननी है, कुछ बेसिक चीजें जो जो मूलतः जरूरी होती है किसी विषय को समझने के लिए, तो वो भी हिंदी में हमको, जैसे अभी अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, उन्होंने टेक्निकल जो कोर्सेज हैं वो सब हिंदी में कर दिए हैं। चिकित्सा की पढ़ाई भी हिंदी में होती है, हालांकि अभी उतने सफल नहीं है वो। MBA अभी जो वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी है, हिंदी विश्वविद्यालय है, उन्होंने MBA का कोर्स अभी हिंदी में कर दिया है। तो उससे क्या है कि हम हिंदी को और बढ़ा सकते हैं। कई लोग जो अंग्रेजी में इतने निष्णात नहीं है, इतने निपुण नहीं है उस भाषा में, तो वो भी हिंदी में उन सब चीजों को सीख सकते हैं और उसमें अपनी दक्षता को आगे और बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं गीता दुबे मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी, आप इस संदर्भ में आपके विचार हम लोग सुनना चाहते हैं। जी मैडम, नमस्कार, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। और सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत हिंदी दिवस की बधाई। हम लोग सभी आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, हिंदी में कह रहे हैं, हिंदी में सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हिंदी में हो रही हैं। आदरणीय संगीता मैडम ने बहुत अच्छा अपना वो आलेख उसमें प्रस्तुत किया। मेरा थोड़ा सा इतना सा ही व्यवहारिक तौर पर जो ये सोच था कि बहुत सारा हमने देखा है, परिदृश्य काफी चेंज हो गया है। जो बीच के काल में जो अंग्रेजी का बहुत ज्यादा लगाव था, जो अट्रैक्शन था बहुत ज्यादा, वो लगभग अब धीरे धीरे कम हो रहा है और हिंदी को पूरा ऊंचाई पर लिया जा रहा है। बहुत सारे हमारे सेमिनार्स वगैरह जो होते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप जो होती हैं, उसमें भी हिंदी का प्रयोग बहुत अच्छी तरह से और बहुत सारा हो रहा है। इग्नू के बहुत सारे पाठ्यक्रम हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी सुविधा है और इससे बहुत सारे बच्चे उसके द्वारा लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि हिंदी अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है या उसको है दृष्टि से देखा जा रहा है। मेरे ख्याल से अब वो परिदृश्य नहीं रहा है, अब काफी परिवर्तन हो गया है और अब बहुत लोग उसको बहुत अच्छी इज्जत के साथ और बहुत ही गर्व के साथ अब हिंदी में बोलना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। और अगर हम अंग्रेजी भाषी लोगों के बीच में अगर अपने हिंदी में भी बात कहते हैं तो वो लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो लोग ये सोच रहे हों कि ये हिंदी में बोल रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। इस तरह से मैंने जो अनुभव किया है, क्योंकि मुझे इंग्लिश का उतना कहने में कुछ संकोच नहीं कि मुझे इंग्लिश उतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है भी नहीं और मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी सारी बात हिंदी में ही कहती हूँ। चाहे किसी भी मंच से बोलना हो, हिंदी में ही बोलती हूँ।
तो और गर्व के साथ बोलते हैं, मुझे कोई संकोच इसमें नहीं होता है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। तो कहने का मतलब ये है कि राजभाषा से निकालकर हमें हिंदी को राष्ट्रभाषा तक ले जाना चाहिए। एक मूवमेंट, एक आंदोलन, एक क्रांति हमें शुरू करना ही होगी, क्योंकि देश की अभिव्यक्ति के लिए, देश की पहचान के लिए या उसकी अस्मिता की पहचान के लिए एक भाषा का होना बहुत अनिवार्य है। हम सारी भाषाओं की इज्जत करते हैं, सारी भाषाओं को हम अपने हिंदी में समावेश करते हैं। हमें कोई परहेज नहीं कि हम उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उर्दू के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों को हम शामिल करके चलते हैं और वो अंग्रेजी अब बहुत सशक्त हो गई है इन सारी चीजों को शामिल करते हुए। इसलिए वो बहुत स्तरीय है। कोई संकोच नहीं है कि हम उस हिंदी का प्रयोग करते समय हम अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना करें या बिल्कुल बहुत ज्यादा उनको नकार दें, ये भी अब कुछ नहीं होता है। व्यवहारिक तौर पर ये सारी चीजें मान्य हो गई। तो इस तरह से जब अब बहुत अभी दूर हो रहा है, खासतौर पर दक्षिण भारत में आप देखिए, वहाँ पर हिंदी को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी जा रहा है, वहाँ पर लोग हिंदी सीखना भी चाह रहे हैं, बल्कि कॉलेजों में तो यूनिवर्सिटी में कोर्सेज भी चलते हैं। तो दक्षिण भारत देशों के साथ, दक्षिण भारत के हमारे प्रांत है, वहाँ के साथ भी कोई हमारी कोई समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब इस तरह का एक परिदृश्य बन चुका है देश के अंदर कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित कर दें, या उसके लिए इस तरह की हमारी डिमांड हो, हम सब लोगों का एक निवेदन हो कि राष्ट्रभाषा हिंदी बनाई जाए, ताकि एक सर्वमान्य भाषा हो जाए और विश्व स्तर पर हमारे भारत की जो पहचान है, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदू के रूप में ही है, हम सब हिंदी हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भाषा भी हिंदी होना ही चाहिए। आप सभी ने बहुत बहुत अच्छा इसमें सहभागिता की है, सबके बहुत अच्छे विचार भी आ रहे हैं और मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद गीता मैडम। और मैं अब चाहूंगी कि हमारे कोई स्टूडेंट अगर इसमें इंटरेस्टेड हो। मनीषा सिंह जी, अपने विचार रखना चाहते हैं तो मैं अभी हमारी जो सीनियर असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर कुमुद वर्मा जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि वो बहुत अच्छे से हिंदी का प्रयोग अपने शिक्षण में और हमारे जो छात्रगण है उनसे बातचीत व्यवहार में करती रहती हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने विचार रखें। कुमुद वर्मा जी। तो मैं अभी कुमुद वर्मा शायद हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, उनके कुछ माइक में कुछ समस्या बता रहे हैं। तो आप जो हमारे छात्रगण जुड़े हुए हैं या हमारे कोऑर्डिनेटर है, स्पेशली अनीता मैडम, अनीता भदौरिया मैडम, शुभ्रा मैडम, कुमुद मैडम का माइक में कुछ प्रॉब्लम है। तब तक कुछ और बातें कर लें। हमारे साथ ये स्मृति, मिस्टर बालदू शर्मा जी भी हैं और अपने कुछ विचार उन्होंने रखे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप फेस टू फेस आकर भी अपने विचार रखें। हाँ, पढ़ रही हूँ। बालदू शर्मा जी, आप अपने विचार रखना चाहेंगे फेस टू फेस? हेलो। हाँ जी, बोलिए। जय हिंद मैम। मैम, हम देख रहे हैं विद्यालयों में, अधिकतर विद्यालयों में जो सीबीएसई माध्यम से संचालित हैं, वहाँ पर जो अध्यापन कार्य किया जा रहा है, तो हिंदी के जो विषय हैं वो टीचर भी अधिकतर अंग्रेजी प्रयोग कर रहे हैं, है ना। और वहाँ के प्राचार्य द्वारा भी निर्देशित किया जाता है कि अंग्रेजी माध्यम में भी आप अधिकतर बच्चों को पढ़ाएं, तो ये कहीं ना कहीं भाषा के लिए उचित नहीं लगता है ना। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदी भाषा को कमज़ोर दिखा रहे हैं ये लोग, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इस विषय पर भी एक उच्च स्तरीय सभी
जो विश्वविद्यालय हैं और हमारे सभी टीचर्स, प्रोफेसर, सभी लोग इस पर एक अपना अपना एक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। यूजीसी और सीबीएसई को सभी लोग दें कि हिंदी भाषा को भी बराबर मान्यता दी जाए, सभी लोग उसको, बस यही मेरे विचार थे मैम। हाँ, मैं कुछ कहूँ यहाँ पर? यस मैम। बलदाऊ जी? जी जी मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ समय पहले मैं एक्सीलेंस कॉलेज में भी पढ़ाया है मैंने जी। तो वहाँ ज्यादातर जो बच्चे रहते हैं वो अंग्रेजी माध्यम वाले रहते हैं और मतलब उनको एक सामान्य हिंदी पढ़ाना मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हिंदी के शिक्षक के लिए। तो हम उसके लिए ये करते थे कि जैसे उनको हिंदी की कोई बात हम बता रहे हैं तो फिर अब हम उसको उसका अंग्रेजी वर्जन भी उनको बताते थे। इसलिए बताते थे कि कम से कम वो उस हिंदी के उस भाव तक पहुंच जाए, भले ही अंग्रेजी के माध्यम से पहुंचे। तो ये हालांकि ये ठीक नहीं है बात, लेकिन चूंकि जब हम ये कहते हैं कि हिंदी को हमें सब तक पहुंचाना है, फिर वो बच्चे ऐसे कि इतनी रुचि लेने लगे उस हिंदी में, तो हमारा तो मैं तो सोचती हूँ कि शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व ये होता है कि वो जिस भाषा में पढ़ा रहा है वो बच्चों को उस भाषा में जोड़ ले, मतलब बच्चों को अगर रुचि होने लगे भले उस रुचि को जगाने के लिए दूसरी भाषा का सहारा ही क्यों ना लेना पड़े। अब मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, अब मुझे पूरा पहले उनको अंग्रेजी में मतलब पहले मैं हिंदी में पढ़ाती थी उनको, फिर कुछ जो मुख्य शब्द होते थे वो उनको मैं अंग्रेजी में उनको बताती थी कि ये शब्द जो है वो अंग्रेजी में इसको ये कहते हैं। तो फिर वो समझता था कि अच्छा हाँ मैडम बिंब कह रही है तो बिंब नहीं समझ में आ रहा, तो फिर हम उनको कहते थे कि नहीं इमेज जो एक अंग्रेजी का शब्द है उसमें अपन चित्र बनाते हैं। तो इस तरह से हम उनको हिंदी की तरफ लेकर आते थे। तो हालांकि ये प्रवृत्ति बढ़नी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि होता यह है कि सीबीएसई के माध्यमों में क्या होता है कि अंग्रेजी पे शुरू से ही बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो मैंने ये अपने घर में भी देखा, अपने आसपास भी देखा कि बच्चा जो है वो हिंदी से बिल्कुल कट जाता है, वो हिंदी उसको आती नहीं है, उसको हिंदी की गिनती नहीं आती। जैसे हम जो पढ़ते थे तो हम हमारी दोनों भाषाओं में हमको दोनों भाषाएं समझ में आती हैं। हिंदी में हम महारत हासिल करने की कोशिश करते ही हैं क्योंकि हमारा माध्यम ही है वो, हम हिंदी पट्टी के पढ़े हुए हैं, लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हम अंग्रेजी भी पढ़ें। ये अलग बात है कि हम अपने आप को उस तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाते जैसे कोई मिशनरी स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा, लेकिन हम वो सब चीजें समझ पाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदी के शिक्षक का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि वो बच्चे की, अपने विद्यार्थी की हिंदी में रुचि जगा दे, हिंदी से जोड़ दे उसको, भले उसको अंग्रेजी का ही सहारा क्यों लेना पड़े। मुझे याद है कि मैं 10वीं क्लास की एक सीबीएसई की बच्ची मेरे पास पढ़ने आई लास्ट में एग्जाम के थोड़े दिन पहले कि मैडम हिंदी में कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आता मुझे, मतलब मुझे लेकिन हिंदी तो है ही, पढ़ना तो है ही। तो उसको समझाया, उसको पढ़ाया और वो फिर जब उसका रिजल्ट आया 10th का तो 76% भी लेकर आई और बड़ी खुश हुई और हमारे पास आई कि मैडम आपने तो बहुत अच्छा। तो हमने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, हमने बस केवल तुमको उस विषय से जोड़ने की कोशिश की। जब हम विषय से जुड़ जाते हैं तो फिर हम उससे प्यार करने लगते हैं, और जब हम उससे प्यार करने लगते हैं, हम उससे प्रेम करने लगते हैं, हम उसको स्वीकार करने लगते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी चीज अगर हम इम्पोज करेंगे, यदि हम थोपेंगे तो फिर वो नहीं हो पाता। तो इसलिए हमारा तो काम ये होना चाहिए कि प्यार से ही हम अंग्रेजी भी इस्तेमाल करके ही हम उनको क्या करें, अपने में समेटते चले जाए। और हिंदी की तो प्रकृति ऐसी है, सर्वसमावेशी है, सबको साथ लेके चलती है। उसका बहुत कुछ पीछे छूटता भी चला जाता है और बहुत कुछ नया उसमें शामिल भी होता चला जाता है। तो आपने ये बात कही, इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि वो अंग्रेजी के द्वारा मैं उनको हिंदी तक लेकर आई। जी मैम, आपका ये अनुभव जान के मैम बहुत प्रसन्नता हुई कि हम छात्रों को जोड़ दें, केवल विषय से जोड़ दें, है ना। भले ही अंग्रेजी माध्यम के शब्दों का प्रयोग करना पड़े, लेकिन जोड़ देंगे एक बार तो स्वतः रुचि जागृत हो जाएगी उनकी, है ना। धन्यवाद मैम, थैंक यू। बलदाऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। तो
मैं भी इस संदर्भ में और भी कुछ विचार रखूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्रीवास्तव जी, पंकज श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे भी अपने हिंदी से संबंधित बहुत काम कर रहे हैं, कॉलेज में मैं उनसे मिली हूँ, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी इस संदर्भ में अपने कुछ विचार रखिए, प्रस्तुत कीजिए। और एक हमारे साथ स्टूडेंट जुड़ी हुई है मनीषा सिंह जी, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है। मैडम सादर नमस्कार। भोपाल के सभी सम्मानीय अधिकारियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, आदरणीय संगीता मैडम को भी। मैडम एक प्रश्न था मन में, वो आपसे जानना चाह रहे थे। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ, आवाज आवाज आ रही आई? है। मैडम क्या होता है, मैं बॉटनी का टीचर जी। हूँ, बेसिकली वनस्पति शास्त्र पढ़ाता हूँ। तो उसमें कुछ समय से एक समस्या आई मुझे कि हमारे यहाँ जो कन्या महाविद्यालय है उसमें ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएं ज्यादा हैं, तो उनका 12th क्लास तक जो है वो हिंदी मीडियम सब्जेक्ट रहा। तो साइंस की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, जो शब्दावली है, उसको भी वो मतलब इंग्लिश में उतने अच्छे से ग्रेस्प नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि हमें हिंदी के इसके शब्द मिलें कुछ। तो कुछ जो अच्छे प्रकाशन की बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, उनमें तो वो शब्द मिल जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसी बुक्स अपनी लाइब्रेरी में लेकर के आएं पुस्तकालय में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द ऐसे हैं कि वो पब्लिशर्स खुद ही उनको इंग्लिश में ही लिखते हैं अपनी बुक्स में। बच्चे हमसे भी पूछते हैं। तो मैंने हरदेव बहारी जी की डिक्शनरी रखी हुई है, काफी जन विद्वान है हिंदी में, उनकी एक हिंदी टू इंग्लिश है, इंग्लिश टू हिंदी है। वो सारी डिक्शनरीज हमारे वहाँ अवेलेबल है लाइब्रेरी में। तो उसमें से कुछ शब्द तो हम देख के बता देते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि अपने एंड पे वो टेक्निकल बात पूरी कर सकें। पर मैं ये जानना चाह रहा था कि भारत सरकार की ओर से या राजभाषा विभाग की ओर से कोई ऐसी वेबसाइट या हिंदी की कोई डिक्शनरी है जिसमें कि तकनीकी शब्दावली को इंग्लिश टू हिंदी दिया गया हो, तो हम छात्राओं की थोड़ा सा ज्यादा मदद कर सकें। सर बिल्कुल होगी, क्योंकि जो पारिभाषिक शब्दावली आयोग है उनका तो काम ही ये है। जी जी। जो केंद्र सरकार ने पारिभाषिक शब्दावली आयोग बनाए हुए हैं, तो उनका तो काम ही ये है कि जो टेक्निकल जो विषय हैं जितने भी या जो टर्मिनोलॉजी जिनकी हम बिना उसके हमारा काम नहीं चलता, साइंस के विषय हैं, टेक्नोलॉजी के विषय हैं, तो बिल्कुल वो मिलेंगी आपको सर डिक्शनरी। आप ऐसा करिएगा कि ये बुक फेयर वगैरह लगते हैं, यदि कभी दिल्ली जा सकें तो दिल्ली में बुक फेयर हमें हर साल लगता है, तो वहां पर आप जाकर देखिएगा, जरूर मिलेगी आपको। क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि प्रशासनिक शब्दावली तो है, मतलब जो शासकीय कामकाज में जो अंग्रेजी में शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं उनका हिंदी बहुत बढ़िया अनुवाद वो मिलता है उसमें। तो ऐसे हर विषय की भी होगी। और एक बात और लेकिन यहाँ पर ये भी है कि कुछ ऐसे टर्म्स होती हैं कि जिनको हमको अंग्रेजी में ही उनको ग्राह्य करना पड़ता है। जी जी। तो मतलब हम ये तो करें कि हम बच्चे को उसका हिंदी लाकर दें, हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है, लेकिन हम उनको ये भी कहें कि वो थोड़ा सा अंग्रेजी की ओर भी जाएं। जी जी, है ना, मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी हैं तो आप अंग्रेजी के लिए द्वेष पाल लें। आप हिंदी पट्टी के बच्चे हैं, आप हिंदी बेल्ट में पैदा हुए हैं, हिंदी बेल्ट में हिंदी माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, उसमें कोई संकोच नहीं है। आपको गौरव होना चाहिए कि हम अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, हम अच्छी हिंदी पढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं कॉमर्स विषय के एक टीचर ने मेरे से ऐसी बात की थी, तो उन्होंने यही वाली बात कही। तो मैंने कहा कि सर कुछ अगर अंग्रेजी में टर्म है तो चलने दीजिए ना, ये बच्चे जो तो आजकल के सोशल मीडिया की पीढ़ी है पूरी, तो ये अगर सीख लेंगे तो इनको क्या हर्ज है, थोड़ा सा दूसरी भाषा के भी अगर शब्दों को इनके पास इनको जानकारी हो जाएगी तो इनका तो शब्द भंडार ही बढ़ेगा। क्योंकि आजकल बच्चे जो है पढ़ते तो है नहीं बिल्कुल। भाई अब हम जो भाषा बोलते हैं, हम जो चाहे हम रोजमर्रा में बोलें या हम कहीं सार्वजनिक जगह पर औपचारिक भाषा बोलें, तो हमारे पास शब्द कहाँ से आएंगे? बिल्कुल शब्द तो वहीं से आएंगे ना, कि जब हम पढ़ेंगे तभी आएंगे शब्द। तो हम हिंदी पढ़ेंगे तो हमारा हिंदी का शब्द भंडार अच्छा होगा, हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो हमको अंग्रेजी शब्दों की भी जानकारी होगी। तो वैसे हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी टर्मिनोलॉजी है उसका हम हिंदी बच्चों को बता सकें। जी जी, है ना, मतलब पूरी कोशिश हमको करनी चाहिए। लेकिन अगर जैसे मान लो कुछ टर्म ऐसे हैं कि बच्चा उनको ग्राह्य कर सकता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि यदि वो अंग्रेजी का इस्तेमाल उसमें कर रहा है। मैडम हमने उनको ये भी ऑप्शन दिया था
ये कहा था कि जब आप अपनी मेंस कॉपी लिखें एग्जाम में, या हाँ जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन में आप अपनी कॉपी लिख रहे हैं, बॉटनी आपका ऑप्शनल है या इस तरीके की कोई चीज आ रही है, तो आप हाँ हाँ हिंदी शब्द अगर नहीं आ रहा है तो उसका हिंदी नाम लिख दें और ब्रैकेट में उसको इंग्लिश वर्जन उसका लिख दें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो भी एक ये इम्पैक्ट भी कर रहेगा। सकते हैं। जी हाँ हाँ हाँ। मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि अभी शायद 4 या 5 साल पहले एक सिविल सर्विसेज का मैंने पेपर देखा था, जी अंग्रेजी और उसका हिंदी अनुवाद। जी मतलब बहुत ही घटिया नमूना था वो अनुवाद का। अंग्रेजी में क्या बात कही जा रही है और उसको हिंदी में आप किस तरह से पेश कर रहे हो। तो ऐसी हिंदी से तो लोग घबराते हैं फिर। बिल्कुल। मतलब हिंदी को क्या है, सर्व स्वीकार्य अगर हमको बनाना है तो हमको उसकी वो भारी भरकम जो लोग सोचते हैं ना कि मतलब पंडिताऊ भाषा बना देंगे, तो जी वो जी नहीं पहुंच पाएगी। उसको मैडम, तो उसमें सहज ही रहना है। जी कई परीक्षाओं में मैडम ये भी लिखी आती है कि जैसे इंग्लिश में क्वेश्चन है और हिंदी में भी क्वेश्चन है, और जी बाद में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है या विवाद की स्थिति बनती है तो इंग्लिश भाषा का प्रश्न जो है वो मान्य होगा बजाय हिंदी हाँ भाषा के। तो ये हाँ, भी ये एक बहुत थोड़ा। गलत है। जी ये बहुत गलत बात है, इसका हम अधिक। सबको विरोध करना चाहिए और तो नंबर 1 पे हमको हिंदी ही रखनी चाहिए। जी तो मैडम बहुत इस आपके इस प्रश्न उत्तर में भी हमें कुछ नई जानकारियां प्राप्त हुई हैं। और अब मैं हमारे जो कलीग हैं मिस कुमुद वर्मा जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे बदलते परिदृश्य में हिंदी भाषा इस विषय पर अपने विचार रखें। कुमुद वर्मा जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने विचार रखें। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम, सुन रहे हैं। जी स्मृति, सभी उपस्थित को नमस्कार। ये जो आज का प्रोग्राम है उसको आयोजित करने के लिए भी स्मृति मैम और हमारे रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर यूसी पांडे जी का धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही एक सेरेमनी तो है राष्ट्रभाषा राजभाषा के रूप में हिंदी का हिंदी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, या हिंदी के प्रति हम सबको अपने कर्तव्य बोध का भान कराने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फोरम है जो आज है। और अच्छी बात यह है कि इसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल डिस्कशन के साथ साथ हम लोग हिंदी भाषा के प्रति अपना सम्मान भी व्यक्त कर रहे हैं, और जो बदलते परिदृश्य है जो कि आज की थीम भी है, उसमें हिंदी भाषा को कैसे ग्रो कर सकते हैं, उसका कैसे विकास कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आ रही हैं। मैं संगीता मैम का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने शुरुआत में ही हिंदी को एक बहुत ही जनमानस की भाषा बताते हुए, हर व्यक्ति के मन की भाषा बताते हुए शुरुआत करी। और हिंदी का जो एक स्वरूप है वो हम लोग की अगर भाषाओं में माता की बात करें तो हमारी मातृभाषा है। हम लोग अपने मन में हिंदी से सोचते हैं। जैसे मेरी कलीग जया ने बताया कि जब हम अपने परिवार में बात करते हैं तो हिंदी में बात करते हैं। ट्रांसलेशन उसको व्यक्त करने के लिए भले ही हम कोई भी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन जो बेसिक थॉट है, जब बच्चा शुरुआत करता है सोचने की तो अपनी मातृभाषा से शुरुआत करता है। और अगर हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो भारतवर्ष में जो हमारा देश है उसका एक बहुत बड़ा भाग है, चाहे हम उत्तर भारत ले लें, चाहे मध्य भारत ले लें, चाहे पश्चिम भारत ले लें। कुछ बड़े राज्य जैसे बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश तो है ही, ये कुछ बड़े राज्य इन टर्म्स ऑफ जिनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, भारतवर्ष की जनसंख्या को एक बड़ा योगदान देते हैं। इन प्रदेशों में, इस भारतवर्ष के इस बड़े भाग में हिंदी भाषा ही मुख्य भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है, लिखाई पढ़ाई की भाषा है, प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स में लिखत पढ़त की भी भाषा है। बहुत सारी कम्युनिकेशंस हिंदी में ही होती हैं। मैं मध्य प्रदेश से नहीं हूँ, जिस जगह से मैं आई वहाँ पर जो हिंदी का प्रयोग किया जाता है वो एक मिली जुली हिंदी होती है। तो चूंकि बात आज हम लोग हिंदी का क्या रूप होना चाहिए बदलते परिदृश्य में, तो यदि परिदृश्य की मैं परिभाषा करूं तो मैं शायद ये समझूंगी कि जो दुनिया है वो बहुत सिमट रही है।
ग्लोबलाइजेशन का जो एक प्रोसेस पिछले कुछ दशकों से चला आ रहा है, भले ही उसकी उसकी उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स इकोनॉमिक रीजंस हो, या जैसे संगीता मैम ने शुरू में बताया कि फेसबुक, ट्विटर, इस तरह की बहुत सारी इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं उन्होंने पूरी दुनिया को एक सिमटा दिया है। हम लोग आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कंसर्न शेयर कर सकते हैं, कुछ दिल की बात कह सकते हैं, कुछ दिल की बात सुन सकते हैं। इसी प्रकार से जितना लिटरेचर है, साहित्य है, भाषाओं का साहित्य है, वो भी एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक रास्ते में रिजिडली बिना किसी समावेश के शायद बहुत आगे तक नहीं जा पाता है। हिंदी भी अगर हम हिंदी का विकास देखें, उत्थान देखें, तो हिंदी की जो जर्नी है, जो यात्रा है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। संस्कृत, खड़ी बोली, देवनागरी से चलते चलते जहाँ से मैं आई हूँ, और बहुत सारे लोग जो आज इस सभा में उपस्थित हैं, वो उससे रिलेट भी करेंगे कि भाषा बहुत से प्रदेशों में, इस बदलते प्रदेश में काफ़ी मिलावटी हो गई है। मिलावटी शायद एक बहुत खूबसूरत शब्द नहीं है, लेकिन उसमें अन्य भाषाओं का समावेश स्वतः ही हो गया है। क्योंकि अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं तो हो सकता है जिस बिल्डिंग में हम रह रहे हैं उसमें हमारा एक पड़ोसी दक्षिण भारतीय हो, कोई एक पड़ोसी उत्तर पूर्वीय भारत से आया हो, कोई एक पड़ोसी पश्चिम भारत से आया हो, तो हिंदी बिल्कुल शुद्ध रूप में शायद हम लोगों को उनके साथ संवाद करने में मदद नहीं करेगी। तो एक जो नेचुरल ग्रोथ हुई है, एक जो स्वतः विकास हुआ है, स्वाभाविक विकास हुआ है हिंदी का हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, वो इसी प्रकार से हुआ है कि वो लोगों को जोड़े, लोगों को जोड़ने का काम करे। तो इस आज की जो चर्चा का जो मेन थीम था कि बदलते परिदृश्य में हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा आज के परिदृश्य में हमें जोड़ने का काम करने का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान बेटे ने मुझे बताया। दूसरी चीज हमें ये भी देखना है कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि हम लोग हिंदी भाषा स्वाभाविक तौर पे नहीं इस्तेमाल करते हैं। चाहे अगर हम पूरे भारतवर्ष की बात लें तो अभी जैसे संगीता मैम ने एक हमारे दक्षिण भारतीय एक्टर की बात करते हुए उनके ट्विटर पे जो उन्होंने मैसेज दिया था कि डू नॉट इम्पोज हिंदी, वो इस तरह का एक धारणा क्यों बनी हुई है? क्या हिंदी भाषी नहीं है लोग, जिनकी कोई और मातृभाषा है, क्या उनके मन में ये डर है कि यदि उन्होंने हिंदी को अपनाया तो उनकी अपनी संस्कृति है, जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है, जो उनकी अपनी मातृभाषा है, उसमें कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, वो कहीं खो जाएगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ा एक चुनौती है हिंदी भाषा के विकास में, कि उसे हम राजभाषा से हटाकर, ऊपर उठाकर एक राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित कर पाए। और विकसित करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उसको एक्सेप्ट करा पाए। लोगों के मन में हिंदी के प्रति एक अपनापन अंदर से जाना चाहिए। इम्पोजिशन की बात तो तब आती है जब आपको लगता है कि कोई बाहर से उसको थोप रहा है। यदि आप ये देखते हैं कि आपको किसी से संवाद करना है, किसी से बात करनी है, लेकिन वो आपकी बात नहीं समझ पा रहा, तो शायद आप एक ऐसे मिडिल ग्राउंड में आते हैं जहाँ पर आप कुछ शब्द उसकी भाषा से लेते हैं, कुछ शब्द अपनी भाषा से लेते हैं, और फिर एक इस प्रकार की भाषा विकसित होती है जिसमें मेरी भाषा वर्सेस तुम्हारी भाषा नहीं रह जाती है, वो एक हमारी भाषा हो जाती है। जो लोग पिक्चर्स देखने के शौकीन हैं, जिन्हें मूवीज देखने का शौक है, तो उन्हें याद होगा कि बहुत पुरानी पिक्चर थी, आई थिंक गीत गाया पत्थरों ने, जिसमें एक इंटरलिंग्विस्टिक रिलेशनशिप दिखाई थी, और उसमें जो इंटरलिंग्विस्टिक रिलेशनशिप में जो
संतान होती है वो ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुभाषी लोग थे, तो उस बच्चे की जो भाषा का विकास होता है वो इतना इंटरेस्टिंग विकास होता है कि वो जब बात करता था तो कुछ साउथ के वर्ड्स होते थे, कुछ नॉर्थ के वर्ड्स होते थे, कुछ उसकी मातृभाषा होती थी, और वो भारतवर्ष के हर व्यक्ति से, चाहे वो किसी भी भाषा का हो, वो बच्चा हर किसी से कम्युनिकेट कर सकता था, संवाद कर सकता था। क्या हिंदी इस प्रकार से एसिमिलेट नहीं कर सकती? क्या हम लोग एक दूसरे की भाषाओं का, विचारों का जो एक निचोड़ है, जो उनका जिस्ट है, वो उसको अपने अंदर एसिमिलेट कर कर, उसको अडेप्ट कर कर कि एक म्यूचुअल कम्युनिकेशन चैनल्स विकसित हो सके, जिसमें किसी को ये ना लगे कि कोई किसी पर थोप रहा है। तो शायद मेरे विचार में ये एक चैलेंज हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक इसी से रिलेटेड एक और चीज़ जो शायद हम लोगों को सोचनी है कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि यदि हम हिंदी में पढ़ाई करेंगे, जैसे श्रीवास्तव सर ने बहुत अच्छा एक डिस्कशन का एक बिंदु खोला, और संगीता मैम ने भी उस पर बहुत सारा प्रकाश डाला कि हमारा जो देश है उसमें पर्टिकुलरली नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट, उसमें मातृभाषा हिंदी है। एलिमेंट्री लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, अचानक से उनको अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है जो ज़रूरी है। ऐसा क्यों लगता है? मतलब ये एक रिजिडिटी क्यों कि ये लगने लगा है कि या तो हम सिर्फ हिंदी में ही पढ़ाई करें और अंग्रेजी को ना अपनाएं। जैसे मैम ने बोला कि अंग्रेजी यदि अपनाई तो उसमें क्या बुराई है, लेकिन दूसरा एंड कि अंग्रेजी को अपना लिया और हिंदी के प्रति एक हीन भावना का भाव कि यदि हमने हिंदी बोली और हमने अंग्रेजी में बात नहीं करी तो शायद हम लोगों का जो एक सामाजिक स्टेटस है वो हम कहीं ना कहीं कमतर नजर आएंगे। तो ऊपर उठने के लिए, बड़ा दिखने के लिए, सभ्य दिखने के लिए, विकसित दिखने के लिए हमें अंग्रेजी बोलना ज़रूरी है। मैं सभी आदरणीय जनों को ये ध्यान दिलाना चाहूँगी, चूँकि इस बात में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जितने भी विकसित देश हैं, चाहे जर्मनी हो गया, आज चाइना की हम बात कर रहे हैं, चाहे चाइना ने सबकी ज़िंदगी एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल दी हो, लेकिन विकास के नाम पे यदि हम देखें तो चाइना हर आयाम में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या वो अंग्रेजी का प्रयोग कर रहा है? नहीं, वो अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है। मशीनरी इंडस्ट्री के मुकाबले में जर्मनी का कोई मुकाबला नहीं है। उनकी मशीनरी, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी इंजीनियरिंग आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 है। क्या वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, वो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और दुनिया के सारे देश, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको एक्सीलेंस चाहिए, द बेस्ट चाहिए, जो उनको जर्मनी प्रोवाइड कर रहा है, चाइना प्रोवाइड कर रहा है, तो वो एक ऐसे ही मिडिल ग्राउंड में आते हैं जहाँ पर वो उनकी भाषा स्वीकार करते हैं। क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इतना मजबूत नहीं बना सकते? क्या हम अपने विद्यार्थियों में, शिक्षार्थियों में इतना आत्मविश्वास नहीं जगा सकते कि कोई भी भाषा हो? जया ने एक बहुत अच्छी बात करी थी जब उन्होंने अपना मत व्यक्त किया था कि भाषा का प्रयोग क्या है? संवाद करना, कम्युनिकेट करना, अपने मन की बात रखना। तो भाषा कोई भी हो, क्या हम अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में इतना आत्मविश्वास नहीं जगा सकते कि उन्हें इतना भरोसा हो कि हमको जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है, महत्वपूर्ण ये है कि हम संवाद कर पाएँ, कि हम संप्रेषण कर पाएँ, कि हम अपनी बात रख पाएँ, कोई भी भाषा हो। यदि हमारे कंटेंट में दम है तो सामने वाला हमारी बात समझने के लिए, हमारी भाषा समझने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। आप सब लोग जानते हैं कि जो एंशिएंट हिंदू लिटरेचर है, जो एक इंडोफाइल करके एक कम्युनिटी है विदेशों में, जो हिंदुत्व के बारे में जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे बाकी चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करती हैं। बाहर से लोग आते हैं, स्कॉलर्स आते हैं, जो इंडिया का, जो हिंदुस्तान की, भारतवर्ष की जो
संस्कृति है, जो विरासत है, जो जो संपदा है, उसको समझने के लिए संस्कृत सीखते हैं, देवनागरी सीखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है ये भाषा सीखने से जो उनको ज्ञान होगा उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए हिंदी भाषा का भी, कि कहीं से भी एजुकेशन सिस्टम को हम इतना स्ट्रेंथन करें कि ज्ञान अपने आप हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की भाषाओं को वर्ल्ड के लेवल पे ले जाए। क्या कारण है कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसमें हिंदी, डिस्पाइट हिंदुस्तान दुनिया का कितना बड़ा देश है, चाहे वो हम जनसंख्या के बारे में बात करें या किसी और चीज़ के बारे में बात करें, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में यदि मैं गलत नहीं हूँ तो हिंदी भाषा का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? शायद इसीलिए नहीं होता है क्योंकि हिंदुस्तानी खुद कॉन्फिडेंस नहीं है हिंदी भाषा की इम्पोर्टेंस को लेकर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें विचार करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, चूंकि भारतवर्ष एक पर्टिकुलर भाषा का देश नहीं है, और हिंदी भाषा या हिंदू संस्कृति एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ कोई संदेश नहीं है। हिंदुत्व की अगर हम बात करें, क्योंकि हिंदी है, उससे कई लोग उसको इसलिए नकार देते हैं कि हिंदी का मतलब ये है कि हिंदुत्व को स्वीकार करना या एक पर्टिकुलर रिलीजियस थॉट प्रोसेस के सामने झुकना। तो हमें एक पूरे भारतवर्ष में ये भी बताने की ज़रूरत है कि एक कल्चर है, एक वे ऑफ थिंकिंग है। इसे किसी धर्म विशेष के साथ ना जोड़ते हुए इसे पूरे देश का एक थॉट प्रोसेस मान के हम लोग चलें, विचारधारा मान के हम चलें। और उसी प्रकार से जो हिंदी है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वर्ल्ड हम लोगों का एक परिवार है, उसी प्रकार से हिंदी भी पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे। तो शायद हिंदी को आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकेगा। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा बने, जनमानस की भाषा से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा बने, ये हम सभी का एक मिशन होना चाहिए। उससे पहले हमें ज़रूरी है कि हिंदी के प्रति जो एक सम्मान की भावना, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, यहाँ से हम शुरुआत करें कि मातृभाषा जो एक सम्मान डिज़र्व करती है, वो सम्मान हम उसको उसके लिए दें, ना सिर्फ शब्दों में अपितु अपने दैनिक कार्यों में भी। तो इन शब्दों के साथ मैं सिर्फ 4 लाइनें, क्योंकि कविताओं का थोड़ा सा मुझे शौक है, तो एक बहुत अच्छी कविता है जो शायद मुझे बहुत पसंद है। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगी, लेकिन चूंकि ये हिंदी को मैं समर्पित करती हूँ, क्योंकि इस आशा के साथ कि हम लोग हताश ना हों, हिंदी के प्रति निराश ना हों। सिर्फ 4 लाइनें हैं कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। धन्यवाद। बहुत ओवर टू स्मृति। तो मैं अब वरुण पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगी, उन्होंने एक कमेंट डाला हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि उनसे इस बारे में बातचीत करें। तो वरुण पांडे जी। वरुण पांडे जी। इन्होंने लिखा है, मैम हायर स्टडीज का सोर्स ज्यादातर हिंदी में नहीं है। इस पूरे ज्ञान के भंडार को आप लोग हिंदी में कैसे शामिल करेंगे? इसके सम्मान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
तो मेरी आवाज सुनाई दी मैडम? हाँ हाँ, सुन रहे। वरुण पांडे जी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाला हुआ है। हाँ हाँ, वो देखा मैंने। और इसके इसमें अलावा सबसे हमारे साथ वरलक्ष्मी इंद्रकांति जी भी जुड़ी हुई हैं। मैडम, आर यू हाँ देयर? हाँ, हेलो, नमस्कार। हाँ जी मैडम, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। सॉरी, कॉलेज में हूँ तो थोड़ा लेट ज्वाइन कर पाई मैं। जी मैडम, हेलो। बोलिए। देखिए, हिंदी हमारी बोलचाल की भाषा है। अभी जैसा कि आपने कहा कि जो खास तौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या हायर एजुकेशन में अभी हिंदी की उपलब्धता हमारे लिए संभव नहीं हो पाई है। हिंदी भाषा में पुस्तकें संभव नहीं हो पाई हैं, चूँकि एक्चुअली हायर एजुकेशन में जैसे ही आते हैं इंग्लिश का बोलबाला हो जाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, और हम शिक्षकों को ही इस दिशा में कुछ प्रयत्न करने होंगे जिससे कि हम हिंदी भाषा को वह स्थान दिला पाएँ। और जहाँ तक मेरा ये सोचना है कि हम हिंदी भाषा के बारे में उन्हीं दिनों में बात करते हैं जब हमें ऐसा कोई समारोह करना पड़ता है, और ज़्यादातर पब्लिक में हमको जब भी बोलना पड़ता है तो हम स्वयं भी शायद अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। तो जब तक मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए शुरुआत आपको स्वयं अपने आप से करनी होगी। ऐसे बहुत सारे फोरम में जब भी आप खड़े हों तो कोशिश करें कि आप अपने विचार हिंदी में ही रखें। और मेरे ख्याल से कुमुद मैडम ने भी ये कहा था कि जैसे एक पर्सनालिटी जिसकी अच्छी होगी उसको अंग्रेजी जानना ज़रूरी है, ऐसा माने जाने लगा है। अभी कल ही मैं रेडियो में एक कार्यक्रम सुन रही थी महादेवी वर्मा का, तो उन्होंने किस तरह से स्ट्रगल करके हिंदी को अपना स्थान वजूद दिलवाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्वतंत्रता के पहले हिंदी शायद हमारी बहुत अच्छी दशा और दिशा में थी। और मुझे बहुत कुछ ऐसा लगता है कि जो आजकल इंटरनेट की जो ये क्रांति आई है इसने भी शायद हमारी भाषा को काफ़ी तोड़ मड़ोड़ के अलग तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। बच्चे भी आजकल मुझे ऐसा लगता है कि भाषा के विकास में, खासतौर से हिंदी भाषा के विकास में उतना ध्यान नहीं देते हैं। पुराने ज़माने में आप देखिए जॉइंट फैमिलीज होती थी, पारिवारिक भाषा को बहुत महत्व दिया जाता था, घर में दादी नानी होती थी, कहानियाँ सुनाती थी। आजकल के बच्चों को देखिए, माता पिता स्वयं भी बच्चों को जो किताबें लेकर आएंगे घर में पढ़ने के लिए, तो आप देखिएगा वो इंग्लिश की लेकर आएंगे। घर में कोई आता है आपके घर में, छोटा नर्सरी का बच्चा होगा तो आप उससे ये कहेंगे कि पोयम सुनाइए, आप उससे ये नहीं कहेंगे कि कविता सुनाइए, क्योंकि आप सामने वाले को ये बताना चाहते हैं कि मेरा बच्चा नर्सरी में पढ़ता है, 3 साल का ही है, पर देखिए वो अंग्रेजी की कविता कितनी अच्छी तरह से बोल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल सिस्टम में कहीं ना कहीं बात है। अभी जैसा कि चाइना का भी उदाहरण लिया गया, चाइना अपनी चाइनीज भाषा के साथ भी इतना विकसित कर सका है, तो ऐसी क्या चीज है कि जो भारत देश में हिंदी भाषा को वह स्थान प्राप्त नहीं हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग आज के दिन या हिंदी पखवाड़ा सरकार ने कहा है इसलिए मनाना है, इसकी बाध्यता को समाप्त करके, अभी मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में यही सोच रही थी, बैंक में लिखा रहता है यहाँ पर हिंदी में लिखे चेक स्वीकार किए जाते हैं, ये लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कई दफ्तरों में आप जाइए, वहां पर लिखा जाता है कि हिंदी में आप जो है करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह से आप देखिए कि खाने में नमक का जो महत्व होता है, उसी तरह से हमको हमारे देश में हिंदी भाषा के महत्व को हर जगह, हर फोरम में हमको उसके बारे में कोशिश करनी होगी। और ये एक दिन का कार्यक्रम ना होकर मुझे ऐसा लगता है इस पर हम ज़्यादा जोर दें और ये सोचें कि हम हिंदी भाषा के विकास में हर व्यक्ति क्या भूमिका निभा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विकास में कहीं ना कहीं, प्रयास में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अभी मैं आज बहुत दिनों बाद बच्चों के क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए इंग्लिश और हिंदी में लिख रही थी, तो मुझे स्वयं अपने आप पर शर्म सी आई। कुछ कुछ हिंदी के शब्द लिखना मेरे लिए मात्राओं में ऐसा लगने लगा कि बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की मात्रा आएगी। और आज ही मैं फेसबुक में देख रही थी तो उसमें यही लिखा था कि हिंदी के जो अंक होते हैं 88, 89, हाँ, जैसे 59, 69, ये नंबर बोलना, जो 1 to 100 हम कितने अच्छे से बोल पाते थे,
तो ये काउंटिंग वगैरह का अब देखिए, नया जो शिक्षा नीति आई है उसमें हम कहाँ तक सफल हो पाते हैं और हिंदी भाषा कहाँ स्थान पाती है, पर निश्चित रूप से हम सबको मिलजुल कर इस दिशा में प्रयत्न जरूर करना चाहिए। वरना आप देखिएगा कि हिंदी बोलने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन वैसी कम होती जा रही है, और आगे आने वाले समय में हो सकता है जो यंगर जनरेशन है, मे बी देयर मदर टंग इज हिंदी होने के बावजूद भी परिवारों में भी ये चलन चलने लगा है कि आजकल इंग्लिश भाषा में जो है बात की जाती है। सो ट्रांसलेटर का जो काम होता है, आप स्पेनिश में, चाइनीज़ में या किसी और लैंग्वेज में करते हैं तो उनको बहुत जल्दी जॉब्स मिल जाते हैं, पर हिंदी ट्रांसलेशन भी कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है शायद। तो ऐसे कोर्सेज हमको बनाने पड़ेंगे जहाँ पर हिंदी भाषा का वर्चस्व बना रहे और हम सब इस दिशा में कुछ प्रयत्न कर पाएँ। और ऐसा कोई प्रयास आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है तो आप यदि चाहें तो मेरी सेवाएं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वरलक्ष्मी जी, एक बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ जी। मैंने कुछ दिन अभी एक्सीलेंस कॉलेज में भी पढ़ा चुकी हूँ जी। तो वो मैंने पहले भी बताया कि बच्चे जो है अंग्रेजी माध्यम के रहते हैं ज्यादातर जी और उनको हिंदी पढ़ाना मतलब एक बड़ा चुनौती रहती है टीचर के लिए। जी जी, वो भी फाउंडेशन में 2-4 चैप्टर रख दिए गए उनके लिए। हाँ हाँ हाँ, और मतलब वो स्टैंडर्ड मैडम बहुत अच्छा है आवाज उसमें नहीं जो आ हिंदी रही है पढ़ाने आपकी, में। देखिए म्यूट हो गया है क्या? मेरी हेलो आ रही है मैम, आवाज आ हेलो, रही है, बोलिए मैम। हाँ हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि आइए, बड़ा आवाज आ रही है। बड़ी चुनौती रहता है क्योंकि आ रही है, आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है, आप हेलो, बोलिए 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 मैम, आ रही है। हाँ 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 हाँ, तो वहां पे क्या है, जैसे ऑनर्स कोर्सेज रहते हैं, तो मैंने हमेशा अपने पूरे शिक्षकीय जीवन में ये देखा कि जो विज्ञान का विद्यार्थी होता है ना, वो हिंदी के प्रति उसको बड़ा लगाव रहता है। तो मेरे एक फिजिक्स ऑनर्स की क्लास में एक बच्चा था, बहुत बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही शार्प बच्चा, पर वो ये कि मतलब अंग्रेजी में उसको चीजें समझ में आती थी। तो ऐसे हम थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहे थे, मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका क्या थोड़ा सा अलग है, मतलब एकदम किताब में घुस के नहीं, थोड़ा सा उनको आसपास जो है उसी से उदाहरण लेके उनको, ताकि वो जुड़े उस विषय से। तो वो बच्चा जो है, एक दिन उसने मेरे सामने एक प्रश्न रखा कि मैडम ये एक वर्ड है अंग्रेजी का और हिंदी में इसको क्या कहें। तो अब हम भी क्या है, हम भी अपने आप को क्या है कि एक विद्यार्थी ही मानते हैं, मतलब मरते दम तक तो विद्यार्थी रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे, अपने बच्चों से भी सीखते हैं, विद्यार्थियों से भी सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो हम उसको उस समय तो हम नहीं बता पाए, फिर हमने कहा हम वो कल बताएंगे। तो उसने एक शब्द हमको दिया था, फीस्ट ऑफ आई। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है मैम, बोलिए। हाँ आवाज आ, हाँ हाँ, जी मैडम तो आ उसने रही कहा है कि मैडम आवाज। फीस्ट ऑफ, हाँ हाँ, फीस्ट ऑफ आई को आप क्या कहेंगे हिंदी में। तो हमने उसको जो शब्द सुझाया, वो हमने शब्द सुझाया इसको नयनोत्सव। तो वो कहा ये क्या होता है। तो हमने कहा मतलब आंखों को जो चीज बहुत अच्छी लगे, जिसको देख के बहुत अच्छा लगे मन में, तो आई, फीस्ट ऑफ आई मतलब नयनोत्सव, या इसको नयन सुख भी कह सकते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बच्चे आपके सामने ऐसी चीज लेके आते हैं कि आपको आपको भी पहुंचना पड़ता है उन चीजों तक। तो मैं केवल ये कहना चाहूंगी कि एक सबसे बड़ी कमी, वरलक्ष्मी मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि आजादी के समय हमारी हिंदी की हालत बहुत अच्छी थी, क्योंकि उस समय पूरा देश उसके पीछे था। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या हुआ कि हिंदी को लेकर एक द्वेष का भाव आने लगा, और एक मानसिक गुलामी हम ये इसको समझे कि हम अंग्रेजी में ज्यादा अपने आप को, अगर हमको आती है तभी हम कुछ कर पाएंगे, और नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि हम हिंदी बोलते हैं, एक हीन भावना। तो मेरा ये मानना है कि एक त्रिभाषा फार्मूला आया था केंद्र सरकार का, यदि हम उसको सीरियसली गंभीरता से उसको अगर ग्रहण कर पाते अपने शिक्षण पद्धति में, तो जो दक्षिण में जो एक ये भावना चलती है ना कि हिंदी को आप क्यों थोप रहे हो हमारे ऊपर, आप तो हमारी भाषा सीखते नहीं हो, तो वो एक चीज खत्म होती देश में, तो हिंदी कुछ बेहतर हालत में होती। दूसरी बात यह है कि ये बहुत एक जरूरी है कि अगर मैं हिंदी की हूँ, मैं हिंदी पट्टी की हूँ, तो उसको लेके मेरे मन में कोई संकोच ना हो, मुझे एक गर्व हो कि हाँ मैं हिंदी की हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी बोलूं, मैं ज्यादा से ज्यादा हिंदी में लिखूं। जैसे मैंने पहले शुरुआत में कहा था कि लोग सोचते कि हिंदी का टीचर है, अरे ये तो बड़ा बेचारा है, इसको तो कुछ आता नहीं, तो इसको तो मालूम ही नहीं कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो ऐसा नहीं है,
जो आज की जो दुनिया है उसमें आप सोशल मीडिया पे देखिए, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरा जो टाइमलाइन हो वो भले ही अंग्रेजी में हो, क्योंकि उसको सब लोग देख रहे हैं। कई मेरे दोस्त ऐसे फेसबुक पे हैं जो रूसी बोलते हैं, या जो जापान में है तो वो उतने नहीं है, तो वो कम से कम टाइमलाइन तो वो मेरी समझ सके। बाद में जो मेरा स्टेटस है, जो मैं अपनी स्टोरी फीड कर रही हूँ, जो मैं अपना वो स्टेटस मैं हिंदी में मैं कोशिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वो मैं हिंदी में लिखूं, और वो हिंदी मेरी कोई पंडिताओं हिंदी ना हो, ये भी मैं ध्यान रखती हूँ। क्योंकि यदि वो हिंदी के भारी भरकम शब्द, मैं हिंदी के प्रोफेसर हूं तो मैं हिंदी के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके ही अपने एक जगह बना सकती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। मेरी जो सहज बोलचाल की भाषा है वही मेरा स्टेटस रहता है। तो और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं है। मुझे बहुत प्राउड फील होता है, मुझे गौरव अनुभव होता है कि मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, और 30 साल मैंने अपने जीवन के अपने बच्चों को इस हिंदी विषय से जोड़ने के लिए दिए हैं। मतलब मैंने उनको विषय उतना पढ़ाने में मेरी उतनी रुचि नहीं है कि मैं उनको विषय पढ़ाऊं, उन पे हिंदी के भारी भरकम शब्दों की बौछार करूं, बिल्कुल नहीं। मैं कैसे उनको हिंदी की तरफ लेकर आऊं, क्योंकि रास्ता यही है। अभी हिंदी राष्ट्रभाषा अघोषित है, हम उसको मानते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी वो जो संपर्क भाषा के तौर पे जो वो चल रही है, जैसे वो मीडिया में आ रही है, न्यूज चैनल्स में आ रही है, हिंदी सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है हिंदी को पूरे देश में फैलाने का, और देश के सीमाओं को भी अतिक्रमित करके विदेश तक भी ले जाने का। चाइनीज चीन में भी हमारी हिंदी फिल्में जाती हैं। तो अभी तो हिंदी क्या है, लिंगुआ फ्रैंका या एक संपर्क भाषा के रूप में ही चल रही। लेकिन हम इसको लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको प्रयोग में लाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं कि जब विश्व के पटल पर भी हम बिल्कुल बिंदास होकर, बेधड़क होकर जब हिंदी में बोलेंगे, और लोग हमें दूसरे देश के लोग भी हमें सुनने के लिए आतुर होंगे। तो हिंदी को सर्वसमावेशी होना ही उसकी नियति है। यदि उसको आगे बढ़ना है तो तभी वो सहज स्वीकार्य होगी। तब किसी के मन में भी ये बात नहीं आएगी कि हिंदी को आप थोप रहे हैं। लोग हिंदी से प्रेम करेंगे, और जब प्रेम करेंगे तो उसको स्वीकार करेंगे, अपने समाहार करेंगे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी व्यावसायिक जिंदगी में भी उसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं तो बहुत आशान्वित हूँ हिंदी भविष्य को लेकर, कि भले ही अभी वो संपर्क भाषा के रूप में है, उसको रहने दें, हम उसको इसी रूप में उसका परिवर्धन करें, उसका संवर्धन करें, और फिर एक दिन वो अपने आप ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सहज स्वीकार्य भाषा के रूप में अपनी जगह जरूर बनाएगी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इस सेशन में ऐसा लग रहा है लगातार हम लोग बहुत सहजता से हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, और साथ ही ये भी बात कर रहे हैं कि कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं इसी तरह से धारा में बहते हुए। तो आज का ये सेशन काफी महत्वपूर्ण रहा, और हमारे पार्टिसिपेंट्स ने भी काफी अच्छे अपने विचार रखे, और इसको आगे कैसे ले जाना है उसके बारे में हमने चर्चाएं की। तो अब मैं अपने क्षेत्रीय केंद्र के जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर यूसी पांडे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वे इस कार्यक्रम के समापन पर हमें ले जाएं, और इसके बारे में कुछ शब्द कहें। धन्यवाद डॉक्टर स्मृति गारगांव, और कार्यक्रम का अपने अच्छी तरह समन्वयन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही? हेलो? हाँ जी। हाँ जी, अरे हाँ, डॉक्टर स्मृति गारगांव, आपका बहुत कार्यक्रम का अच्छी ढंग से समन्वयन करने के लिए, और मुख्य रूप से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आज के रिसोर्स पर्सन, और जो हमारे आज के अतिथि हैं डॉक्टर संगीता सक्सेना जी का आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त है। और यहाँ उपस्थित सभी वो पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने से के साथ करीब 1.5 घंटे से इस कार्यक्रम को सुना और अपने विचार, और मैं जैसा चैट बॉक्स में लगातार देख रहा था कि काफी महत्वपूर्ण सुझाव आ रहे थे, तो कई सारे लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक बात मुझे बहुत जो कि हमारे मुख्य अतिथि ने कही, काफी जोर देके, वो ये कि
अन्य भाषाओं के शब्दों का और हिंदी को एक सरल भाषा के रूप में प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। उसमें बहुत भारी भरकम शब्दों का उपयोग अगर हम करेंगे तो शायद हम एक आम हाथ से कट जाएंगे। और मुझे लगता है हिंदी भाषा की सब खूबसूरती यही है कि उसको जब हम उसमें सरल उपयोग करते हैं तब वो भाषा और भी ज्यादा अच्छी नजर आती है। जानबूझकर और उसको क्लिष्ट बना देते हैं तो लोग थोड़ा विमुख होने लगते हैं। ये मैंने बात अक्सर देखी है और ये केवल हिंदी भाषा के साथ ही नहीं, अन्य भाषाओं के साथ भी ऐसा होता रहा है कि जब भी हम उसे इतना भारी भरकम बना देते हैं उसका एक आम आदमी से कट जाती है। और इस संदर्भ में आज की इस मीटिंग का एक मुख्य हमारा जो एक तो यही बनी कि हम हिंदी को एक सरल भाषा के रूप में, एक आम व्यक्ति की भाषा के रूप में प्रस्तुत करें, उसी रूप में उसे प्रैक्टिस करें तो उससे हमारी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। मैंने देखा है कि ऑफिस में जनरली बहुत सारे लोग जब भी नोट शीट वगैरह यूज करते हैं तो उसको अंग्रेजी भाषाओं से हैं कि अक्सर वो बहुत उसमें डिसीजंस लेना जाता है। हिंदी भाषा में बहुत सीधे और सरल शब्दों में लोग अपनी बात कह सकते हैं, तरीके से संवाद होता है तो उसमें डिसीजंस लेना भी आसान होता है कि लोग बात कहना कुछ और चाहते हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और निकल आती है। चीजें जो ऑफिस के अंदर जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत और मुझे लगता है कि अगर हम हिंदी अपने ऑफिस के कामकाज में और सरल रूप में लागू कर सकें आज के इस कार्यक्रम के बाद, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से सफलता होगी। और एक बार फिर मैं आज सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो इसी के साथ हम आज इस वेबिनार का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद स्मृति, मुझे आमंत्रित करने के लिए, सुनने के लिए। बल्कि मुझे कहना है धन्यवाद मैडम आपके आने के लिए, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। ठीक, ओके, धन्यवाद।